हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। आज हम आपसे दल बदल विरोधी कानून की बात करेंगे, जिसके तहत हिमाचल में बागी विधायकों पर कार्रवाई की गई है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, जिन्होंने दल बदल विरोधी कानून के तहत इन बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और कार्रवाई को अमल में लाया है। Therefore, I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। तो आपने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को सुना है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अब जो है वो 6 बागी विधायक जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहे हैं और उन्हें जो है एक तरह से बर्खास्त उनकी सदस्यता कर दी गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि दल बदल विरोधी कानून आखिरकार है क्या और इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दल बदल विरोधी कानून आखिरकार है क्या, इस पर बात कर लेते हैं। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, उसको संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो यानी कि 10वीं जो आपकी अनुसूची है, उसमें दल बदल विरोधी कानून को जो है शामिल कर लिया गया और उसको भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है या कौन सा संविधान था ये, या ये कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपने तीनों चीज़ें याद रखना। 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में ये हुआ था, और अनुसूची जो है वो हमारे पास कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची। आगे चलते हैं। अब इस कानून का उद्देश्य क्या है? भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना। 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में ये प्रथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। हालांकि ये आज की अगर बात की जाए तो आज शायद ज़्यादा प्रचलित हमें दिखती है। एक के बाद एक हमें खबरें आती हैं, समाचार आते हैं कि इस राज्य में इतने लोगों ने अपना दल छोड़ दिया और वो जो है अपना राजनीतिक दल छोड़कर किसी प्रलोभन में आकर किसी अन्य राजनीतिक दल में चले गए। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले, दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से कोई राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। कोई भी निर्वाचित सदस्य, आपने ये टर्म याद रखनी है यहाँ पर कि निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। अगर कोई सिर्फ पार्टी का सदस्य है, वो अपनी सदस्यता छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाता है, तो उस पर यह कानून लागू नहीं होता है और उस पर किसी भी तरह का इसके खिलाफ दंड नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ अगर वो पार्टी का सदस्य है। लेकिन अगर वो निर्वाचित सदस्य है और अपनी इच्छा से किसी राजनीतिक दल को छोड़ देता है, ठीक है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तीसरी शर्त क्या है? किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, तब भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये अयोग्य घोषित कर कौन सकता है। इस कानून के तहत किसके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी निर्वाचित सदस्य को जो है अयोग्य घोषित कर सकता है। कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति होती है। यदि सदन के अध्यक्ष को दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। अब इस कानून के अपवाद क्या क्या हैं? कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें दल बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दल बदल जो है
वो कहाँ पर अलाउ है, एक तरह से दल बदलना कहाँ पर इस कानून के तहत नहीं आता है। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। यानी कि अगर कोई छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी भी है और वो दूसरी पार्टी में पूरी तरह से विलय कर लेती है, शामिल कर हो जाती है, तो उस पर ये जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत वो नहीं आती है। शर्त क्या है इसमें कि कम से कम 2/3 जो विधायक हैं आपके, यानी कि 2/3 विधायक है वो विलय के पक्ष में हो। 2/3 विधायक होते हैं, जो टोटल विधायक है उसके, अगर किसी पार्टी के, तो अगर वो उसके 2/3 लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, तो फिर जो है वो अनुमति इसमें दी गई है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ना तो दल बदल रहे सदस्य पर कोई कानून लागू होता है और ना ही राजनीतिक दल पर कोई कार्रवाई होती है। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून में छूट प्राप्त होती है। अब थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि क्यों लाया गया था ये कानून। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल में काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसमें राजनीतिक दल काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वही राजनीतिक दलों के माध्यम से ही लोग जो है अपने उन्हीं राजनीतिक दलों में से अपने जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रदेश या देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। और सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि वो सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। ठीक है जी। हालांकि आज़ादी के कुछ वर्षों के भीतर ही ये महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है और विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने लगी है। यही कारण था कि 1985 में जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, आयाराम गयाराम। 1960-70 के दशक में आयाराम गयाराम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो गई थी। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गयालाल, ये देखिए इनका नाम था गयालाल, इसके बाद ही आयाराम और गयाराम का जो फ्रेज थी वो चली थी दल बदलने वालों के लिए। उन्होंने क्या किया था 1967 में कि 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा किया था। और उसके बाद ही ये विचार आया कि कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई अपनी मर्जी से जो है वो जनता, जो जनादेश होता है, जिस जनादेश से वो चुनकर आए हैं, उसका अपमान ना करे और अपनी मर्जी से प्रलोभनों में आकर जो है सरकार को अस्थिर ना करे और कहीं दूसरी पार्टी में ना चला जाए। ठीक है जी। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने और अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। जो है संविधान संशोधन किया गया और उसमें जो है दल बदल विरोधी कानून लाया गया। अब हर चीज़ के तर्क वितर्क होते हैं, तो अगर हम मौजूदा समय में कानून की बात करें प्रासंगिक कितना है, तो इसके जो पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो इस तरह के तर्क है कि दल बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में एक अहम भूमिका अदा की है। 1985 से पूर्व कई बार ये देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे और जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। जैसा कि अभी हाल ही में आपने हिमाचल में देखा कि 6 लोग बागी हो गए और जाकर वो कहीं पंचकुला चले गए और इसके बाद जो है उन्होंने राज्यसभा का जो इलेक्शन था उसमें क्रॉस वोटिंग की और बहुमत होने के बाद जो है हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत होने के बाद जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, जो कि कैंडिडेट थे राज्यसभा के यहाँ से, वो जो है अपना जो है चुनाव वो हार गए और इसके बदले में हर्ष महाजन, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में बीजेपी में चले गए थे, उनको विजय हासिल हुई। कानून के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में भी मदद की है। ठीक है जी। साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभावता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर करने में भी एक बड़ा जो है वो ये प्रयास है। तो ये इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। अब बारी आती है कि इसके विपक्ष में
विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं। लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु दल-बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रतिनिधि होता है वो बाध्य हो जाता है जब किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ता है और उसके चुनाव चिन्ह पर वो जो है चुनाव जीत कर आता है, जनप्रतिनिधि बनकर आ जाता है, तो उसके ऊपर एक तरह से बाध्यता होती है कि जो पार्टी कहेगी वो उसे सुनना ही पड़ेगा। अगर वो उसके विरोध में जाता है तो उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून जो है वो लागू हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर इसको साफ तौर पर कहे तो अंतर्दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाती है, जो हमने अभी आपको बताया। अगला क्या है? जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। यही हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। लेकिन ये कानून जनता को नहीं बल्कि दलों की शासन व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जनप्रतिनिधि चुनकर आता है तो उसे जनता चुनकर भेजती है, लेकिन जब वो पार्टी से जुड़ जाता है तो उसे जो पार्टी कहती है वही सुनना उसकी बाध्यता होती है। अगर वो पार्टी के खिलाफ जाता है तो उसे एंटी मान लिया जाता है, तो या तो उसे अपना पद खोना पड़ता है या वो फिर अगर अपनी पार्टी के खिलाफ जाता है और दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है तो काफ़ी संभावना रहती है कि उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू हो जाए। कुछ विशेषज्ञ ये भी तर्क देते हैं कि दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्र में दल बदल विरोधी कानून जैसी व्यवस्था ही नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग होकर वोट करते हैं तो वो उस पार्टी में बने रहते हैं। यानी कि सीधी तौर पर वो अपनी पार्टी में अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो जो व्यक्ति है, कोई जो जनप्रतिनिधि है, अगर उस मत से सहमत नहीं है तो वो अपनी आसानी से अपनी बात रख सकता है और उसके विपरीत जाकर वो वोट भी कर सकता है। अब इसके लिए कई तरह की समितियां जो है बनाई गई। दिनेश गोस्वामी समिति एक जो 1990 में बनाई गई थी। वर्ष 1990 में चुनावी सुधारों को लेकर गठित दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या कहा था? दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए। और अभी क्या व्यवस्था है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है या जो सभापति होता है वो जो है वो सदस्यों की जो लोकसभा की या राज्यसभा की या किसी भी सदन की जो सदस्यता है उस पर निर्णय कौन ले सकता है? जो कि सभापति होता है। वो विधानसभा का अध्यक्ष है, राज्यसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का अध्यक्ष है। आगे क्या हुआ? संबंधित सदन के मनोनीत सदस्यों को उस स्थिति में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए यदि वे किसी भी समय किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट 1999 में विधि आयोग ने अपनी 117वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व दो या दो से अधिक पार्टियां अगर गठबंधन कर चुनाव लड़ती हैं तो दल बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को ही एक पार्टी के तौर पर माना जाना चाहिए। यानी कि उसमें यह नहीं होना चाहिए कि उसको, अगर किसी गठबंधन में दो पार्टियां हैं तो उसको अलग पार्टियों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक सिंगल पार्टी के आधार पर माना जाना चाहिए। और अगर उसके गठबंधन के व्यक्ति भी, गठबंधन के जो निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें होते हैं, अगर वो पार्टी चेंज करते हैं, किसी और गठबंधन में जाते हैं, तो उनको भी इसके अंडर लाया जाना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। राजनीतिक दलों को व्हिप केवल तभी जारी करना चाहिए जब सरकार की स्थिरता पर खतरा हो। जैसे कि अभी हिमाचल में हुआ है, बजट सत्र पास होना था, बजट सत्र जो है बजट पेश किया गया था और बजट जो है पास किया जाना चाहिए था, उसके एक दिन पहले व्हिप जारी किया गया था। लेकिन जो 6 बागी विधायक थे उन्होंने जब बजट पास किया जाना चाहिए था तो वो उस दिन सदन में ही नहीं आए और इसके उल्लंघन पर उन पर कार्रवाई हुई और उन्हें जो है अब जो है उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। 6 के 6 विधायकों को हिमाचल विधानसभा से फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है और ये बर्खास्तगी बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई है। आगे चलते हैं। दल के पक्ष में वोट ना देने या किसी भी पक्ष को वोट ना देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने का आदेश। ठीक है जी। अब चुनाव आयोग क्या बोलता है इस संबंध में? चुनाव आयोग का मानना है कि उसकी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए, यानी कि उसकी ज़्यादा इंटरफेरेंस होनी चाहिए इस पर निर्णय लेने की कि कौन जो है किस पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होना चाहिए और किस पर नहीं। अतः 10वीं अनुसूची के तहत आयोग के बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पर भी चुनाव आयोग भी ये मानता है कि जो अभी तक जो अयोग्य
घोषित करने की है जो व्यवस्था है वो फ़िलहाल किसके पास है, वो फ़िलहाल है विधानसभा अध्यक्ष के पास। लेकिन इसमें भी कई कमियां हैं। इसमें ये नहीं होता है कि कब तक वो अपना अंतिम निर्णय देगा विधानसभा अध्यक्ष, और इसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष कोई फाइनल इसमें निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसके बाद जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो सदस्य जिसकी सदस्यता जाती है वो अपील कर सकता है और इसके लिए आगे फाइट कर सकता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस की इसमें बात की जाती है, किहोतो होलोनन बनाम जाचिलू। वर्ष 1993 की ये बात है कि किहोतो होलोहन बनाम जाचिलहू वाद में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ये तो निर्णय दे सकते हैं कि किसी सदस्य को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर लिया जाता है, उन्हें टर्मिनेट किया जाता है, उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी जाती है, लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। यानी कि वो फाइनल निर्णय नहीं होगा, उसके पास जो है पुनरावलोकन का जो अवसर होता है, जो ऑप्शन होता है वो खुला रहेगा। वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन नहीं करते हैं।